हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस जैसे आपको मालूम है कि गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है और आई गेट रिज़ल्ट की वजह से जाना चाहता है और एकदम ट्रू रिज़ल्ट, जेन्युइन रिज़ल्ट आई गेट हर साल जनरेट करता है और प्रोड्यूस भी करता है, पब्लिश भी करता है। तो इसी बीच हमारे पास एक सीनियर आपके रैंकर्स है जो गेट 24 के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आयुषी ठाकुर, जिनका रैंक 24 के अंदर में कंप्यूटर साइंस के अंदर में 577 है, 577 है। तो आज हम इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस जर्नी को कैसे कॉलेज के साथ रहते हुए इस यहाँ तक पहुँच पाए। जो ये कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है या कितना इजी हो सकता है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आयुषी से। और आयुषी जो है जीसी रायपुर कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फाइनल ईयर के अंदर में है और फाइनल ईयर के अंदर में इनकी जो रैंक आई है गेट के अंदर में 24 में, कंप्यूटर साइंस के अंदर में 577 है बच्चों। तो सबसे पहले आयुषी को बहुत बहुत बधाई और आपकी फैमिली को बहुत बधाई कि आपने अच्छी मेहनत करके कॉलेज में रह के बिना ड्रॉप के आप 577 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। यस सर, थैंक यू सर, ऑल थैंक्स टू यू सर एंड ऑल द आई गेट फैकल्टी। तो हम लोग भी बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस साल भी बहुत अच्छा शानदार किए हैं और ये हमारे लिए एक एनर्जी भी होता है, मोटिवेशन भी होता है और आपके जूनियर्स भी काफ़ी मोटिवेट हो गए हैं जो कि इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होने के बाद। तो ऐसी अब थोड़ा सा चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके पापा क्या करते हैं। मेरी फैमिली में मम्मी पापा एंड मेरी बड़ी सिस्टर है एंड मी। अच्छा, आप 4 लोग हैं साथ में। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, अकाउंटेंट है, टॉप फोर्थ भिलाई स्टील प्लांट। ओके ओके ओके। तो आयुषी अब थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करें कि आयुषी बचपन में कैसी थी पढ़ने में, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और 9th 10th 11th 12 कहाँ से की थी? हाँ, तो मैं बचपन से ही अच्छी थी एजुकेशन में, मतलब टॉपर ही रहती आई हूँ। मेरा 10th में 90% था एंड 12th में 93% था एंड जेई की प्रिपरेशन मैंने बहुत की थी, दिया भी था जेई, पर मेरा 90 परसेंटाइल आया था उस टाइम और जनरल होने के कारण मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो उस टाइम से ही थोड़ा डिप्रेशन था। तो किस स्कूल से किया था आपने अपना 9 to 10 मतलब 12 तक? मैंने वाइडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजनांदगांव CBSE बोर्ड। वहीं से किया था आपने? हाँ सर। मतलब अपने होम टाउन से किया? हाँ सर। ओके ओके। तो आईटी जेई के लिए आपने ड्रॉप लिया था कि मतलब नहीं स्कूल में नहीं रहते नहीं हुए किया स्कूल था? में रहते ही मैंने प्रिपरेशन किया था। तो उस समय तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा होगा? नहीं, हमारा 12th का जब एग्ज़ाम्स हुआ तो लास्ट एग्ज़ाम जब हो रहा था तो एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन हुआ था। ओके ओके। यस सर। तो मतलब आपने तैयारी की थी लेकिन मार्क्स तो आए थे लेकिन उतना अच्छा नहीं था, अच्छा जगह हमको सक्सेस नहीं मिला। कोई बात नहीं है। तो फिर आपने जीसी को कैसे चूज़ किया और क्या आप ड्रॉप लिए थे 12 के बाद? नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मेरा मन था ड्रॉप लेने का, पर उस टाइम वही कोविड का लॉकडाउन था और ये सारी चीज़ें थी, तो पेरेंट्स ने मना किया ड्रॉप लेने के लिए और मैंने एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गई थी। तो वही था मेरा कि मैं चले जाती हूँ कॉलेज और साथ प्रिपरेशन करती हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, पर मेरा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था। एंड मेरा ये था छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो सारे ही कॉलेजेस के प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं हैं। अगर बीआईटी लूँगी तो भी उसके प्लेसमेंट उतने ही हैं अप्रॉक्स शंकरा या जीसी, तो मैंने इसलिए, और जीसी में मेरी पढ़ाई फ्री हो जाती पूरी गर्ल्स के कारण। गर्ल्स की फीस हाँ, तो मैंने सोचा प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस देने से अच्छा मैं जीसी कॉलेज ले लूँ एंड वहाँ खुद से प्रिपेयर करूँ। तो फिर आप जब जीसी में पहुँचे उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था? हाँ सर। तो कितने सेमेस्टर आपका ऑनलाइन चला? मेरा पूरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन गया, सेकेंड ईयर का हाफ ऑनलाइन गया, उसके बाद ऑफलाइन स्टार्ट। ओके ओके। तो फिर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या किए और गेट के बारे में कब सोचे आप? मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करो तो मतलब थोड़ा कॉलेज में इंटरेस्ट आता है कि वहाँ कैसा है एंड बाकी सीनियर्स क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं कॉलेज गई तो पहले तो मैंने अपना कोड शेफ कॉलेज चैप्टर ज्वाइन कर लिया था, कॉलेज का ही जो सीनियर्स ने क्रिएट किया था, एंड मैंने अपना कोडिंग स्टार्ट कर दिया था। कोड शेफ में मैं कोडिंग करती थी, अपनी प्रिपरेशन में मैं पूरी कोडिंग बैकग्राउंड में ही थी। सेकेंड ईयर में भी थी। सेकेंड ईयर में मैंने अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, मैं ऐप्स बनाती थी।
और ये सब मेरा चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं थर्ड ईयर में आई तब मेरा थोड़ा गेट की तरफ प्रेफरेंस आया, क्योंकि मेरे को जाना तो आईआईटी ही था। जब जेईई में मैं नहीं जा पाई थी तो मेरा वो था ही कि मेरे को जाना है आईआईटी। एंड सीनियर्स के थ्रू पता चला, एंड आप फ्रेशर्स में आप भी आए थे तो आपसे भी इंटरेक्शन हुआ था, सीनियर्स के थ्रू पता चला। एंड मेरी सिस्टर है जो आईगेट ऑलरेडी ज्वाइन की हुई थी, तो मैंने उसके भी लेक्चर्स देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं ज्वाइन कर ली थी थर्ड ईयर में। इसलिए तो थर्ड ईयर में आपने एग्ज़ाम भी लिखा होगा गेट का? हाँ सर, दिया था एग्ज़ाम। तो उस समय फिर आप क्वालिफाई कर गए थे? हाँ सर, क्वालिफाई। तो थोड़ा सा एक एनर्जी आपको बूस्टर मिल गया था कि और अच्छा कर सकते हैं। हाँ सर। तो फाइनल ईयर में क्या मतलब कैसे आपने प्लान बनाया कि फाइनल के अंदर में कैसे मुझे एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करना है, मतलब आप टोटली हमें गीटी करना है, ठीक है? तो उस समय क्या कोडिंग वोडिंग आपने बंद कर दिया था, मतलब कैसे क्या प्लान था आपका? मैं थर्ड ईयर के एंड तक भी मेरा यही था कि मैं दोनों कर लूँगी। अगर मेरे को प्लेसमेंट अच्छा मिल गया तो मैं प्लेसमेंट चले जाऊँगी, गेट का अच्छा रैंक हुआ तो ये चल जाऊँगी। मतलब मेरे माइंड में ये रहता था कि एक सेकेंड ऑप्शन रहना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैं दोनों ही करती थी। पर बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, सीनियर्स थे, स्पेशली एक सीनियर का नाम लूँगी, कृष्णा सर थे। उन्होंने मेरे को समझाया कि मतलब दो चीज़ मत करो, या तो ये, अभी टाइम है, चूज़ कर लो। तो मैंने फिर चूज़ किया अपना गेट को ही प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने फिर गेट को ही प्रेफरेंस दिया एंड उसके बाद सिर्फ गेट ही किया। तो कैसे प्लान करते थे, मतलब आप यहाँ पे क्योंकि आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे, yes, तो लाइव क्लास अटेंड करते थे या पूरा रिकॉर्डेड से ही देखते थे, नोट्स प्रॉपर्ली कैसे बनाते थे आप? सर मैंने मोस्टली लाइव अटेंड किया, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डेड ट्राई करती थी ना तो मैं थोड़ी सी वो हो जाती थी, आलस आ जाता था एंड ऑल, मैं थोड़ा लेट कर देती थी। तो मैंने देखा तो फिर मैं प्रॉपर लाइव ही अटेंड करना स्टार्ट करी। सुबह लाइव अटेंड करती थी, कॉलेज से आने के बाद लाइव अटेंड करती थी, एंड जो मिस हो जाता था तो उसके लिए रिकॉर्डेड दिखती थी, एंड मोस्टली मैंने सारा लाइव ही अटेंड किया था। तो आपने लाइव में नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बना लेते थे? यस सर, लाइव के साथ साथ नोट्स बनाती थी। ऐसा कभी नहीं लगा कि यार नोट्स नहीं बन पा रहे हैं? नो सर, ऐसा कभी नहीं लगा। तो कब तक सिलेबस कवर कर लिया आपने कंप्लीट? सर मेरा थर्ड ईयर में ही मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गया था, पर प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ था, रिवीजन एंड सारी चीज़ें। एंड अगर ऐसे बात की जाए फोर्थ ईयर में, तो मेरा अगस्त तक बोल सकते हैं कि सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ओके। और कितना परसेंट आपने पीवाईक्यू वगैरह कितना सॉल्व कर लिया था? सर मैंने पीवाईक्यूज़ अगस्त से ही चालू किया, एंड उसके बाद पीवाईक्यूज़ मैंने सारे सॉल्व किए हैं। मैं फर्स्ट गो में जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए तो साथ साथ मैं प्रॉपर नोट नहीं करते गई कि मैंने क्या मिस्टेक कर रही हूँ एंड कौन से क्वेश्चन हार्ड है कौन से नहीं है, तो वो मेरा मिस्टेक रहा था। तो मेरे को फिर से सेकेंड टाइम पूरा फिर से करना पड़ा था, एंड उस टाइम मैं पूरा प्रॉपर नोट करते चली गई थी। एक ग्रुप बनाया हुआ था, हर एक सब्जेक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था मेरा, एंड जो पीवाईक्यू मेरे को लग रहा है ज़्यादा हार्ड है या ट्रिकी है तो उसका स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन के साथ वो मैं ग्रुप में डाल देती थी, एंड बाकी शॉर्ट नोट के साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड। उसके मतलब आप कहीं भी बैठे बैठे उसको देख सकते हो? हाँ सर, एक फ़ायदा मिलता है। यस सर। और आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले होंगे? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने पूरे दिए हैं, एंड जो मैंने प्रॉपर जो फुल टेस्ट है वो मैंने 7 to 8 टेस्ट बस दिए थे। 7 to 8? यस सर, सिर्फ 7 to 8 टेस्ट। बच्चों आप देख रहे हैं 7 to 8 टेस्ट देकर भी इन्होंने 577 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। मेरा मेजर मिस्टेक ये था टेस्ट सीरीज़ में कि मैं हर एक टेस्ट देने के बाद मैं ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रही थी, एनालिसिस कर रही थी पर थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रही थी एंड ऑन, मतलब मेरा इम्प्रोवाइज़ थोड़ा ऐसा था, वो मेरा मेजर मिस्टेक था। थोड़ा मुझे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था उसमें। लगाना था। हाँ सर, वो मेरा मिस्टेक था। तो फिर जैसे आपने बताया मुझे कि आपका कोडिंग एनवायरनमेंट कॉलेज का अच्छा है और कोडिंग की तरफ भी आप लोग झुकाव दिखा रहे थे, yes, तो ऐसी कौन सी चीज़ आपको अंदर मतलब बोला कि नहीं आप गेटी करो? सर मेन इंटरेस्ट था, क्योंकि सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रही थी, लाइव पढ़ रही थी, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहे थे सारे सब्जेक्ट्स में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एंड मेरे को समझ भी आ रहे थे, क्वेश्चंस भी बन रहे थे, तो इसलिए मेरा ज़्यादा इधर चले गया टिल्ट। जब आप गेट पढ़ रहे थे और क्या था, लंबा जर्नी ना थोड़ी सी, और सब्जेक्ट भी भारी है, काफ़ी लंबी क्लासेस भी लगती हैं इसके अंदर में। हाँ सर। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है? नहीं सर, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और डिमोटिवेशन या प्रेशर तो नहीं आया? हाँ, डिमोटिवेशन तो आता रहता था, बीच बीच में बहुत आते थे, पर वही है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, स्ट्रेस कभी नहीं लेना है। तो कैसे कंट्रोल करते थे उन सब चीज़ को, कैसे प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक ले लेते थे,
सीनियर से बात करते थे जो ऑलरेडी दे चुके हैं, एंड बाकी लोग से थोड़ा डिस्कस करते थे। उसके बाद फिर नॉर्मल होके फिर से कंटिन्यू स्टार्ट और करते आपका ग्रुप भी बहुत अच्छा था। हाँ, मैं लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा ग्रुप मिला है, एंड मैं कोड फॉर कम्युनिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अपने जीईसी रायपुर की, एंड मैं वो और ये दोनों मैनेज करती थी। एंड जो मेरा ग्रुप है CFC एग्जीक्यूटिव्स का, सारे ही बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं हो सकती, तो उधर से एक अलग कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन उधर से आ जाता था। कॉलेज का जो असाइनमेंट होता है और प्रोजेक्ट होता है, उन सब के साथ कैसे मैनेज? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, आपके कॉलेज के बच्चे मुझे बोलते हैं सर कॉलेज के साथ कैसे कर पाएंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं कॉलेज के साथ रहते रहते असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, CFC, TPO की भी मैं इंचार्ज हूँ, एंड गेट सारे हैंडल किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, टाइम खुद से निकालना पड़ता है, टाइम कभी नहीं रहता है, एंड वो निकल ही जाता है। अगर असाइनमेंट की बात है तो जिस दिन कॉलेज जा रहे हैं, हम लोग का ये रहता था कॉलेज में, बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्लास में ही हम लोग असाइनमेंट्स लिख लेते थे, पीछे बैठ के अपना काम करके असाइनमेंट्स लिख लिया करते थे। तो फिर बच्चे ऐसा बोलेंगे ना कि मैडम आप तो मल्टी टैलेंटेड हो। सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हो जरूरी नहीं है। हाँ सर। आप ऐसा सोच के कुछ एडवाइस दीजिए। यस सर। तो ऐसा है कि अगर तुम लोग कॉलेज जा रहे हो तो साथ ही साथ कॉलेज डेज में ही अपना असाइनमेंट्स कवर कर लो। असाइनमेंट्स को घर लाके घर में नहीं लिखना चाहिए। अगर लिख रहे हो तो एक रात पूरा अच्छे से जगो, सारे असाइनमेंट्स लिख के एक ही दिन, एक दो दिन में ख़त्म कर लो। वो रोज़ रोज़ का टेंशन लेना ही नहीं असाइनमेंट्स का, पहली बात वो हो जाता है। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, एंड मेनली जीईसी रायपुर में प्रोजेक्ट्स मतलब टीचर्स भी वो रहते हैं, मतलब अच्छे से कराते हैं प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान देते हैं, तो प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली अपन को करना रहता है। तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा टाइम, वीकली एक दो दिन निकाल लो प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम, एक दो घंटे बैठ जाओ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वैसे कंप्लीट हो जाते हैं। तो कितने घंटे आप गेट को देते थे पर डे? क्या मतलब एवरेज क्या रहता था? अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरा 4 to 5 आवर्स रहता था, एंड कॉलेज नहीं जा रही हूँ तो प्रॉपर मेरा 8 to 10 आवर्स। मतलब फुल टाइम बिजी रहते थे आप? यस। मतलब इधर उधर कहीं दिमाग नहीं जाता था कि कुछ और करें? नहीं सर। ठीक है। एंजॉयमेंट कैसे करते थे? एंजॉयमेंट कैसे होता था फिर? सर वो हो जाता है, जैसे संडेज़ को या कभी कभी फ्रेंड्स के साथ निकल लेते थे। वो एक ब्रेक लेना पड़ता है, ऐसे सिर्फ ये करने से नहीं होता है, बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। जब डिमोटिवेशन आता है या कुछ स्ट्रेस आता है तो एक दो दिन का ब्रेक ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? सर एग्ज़ाम देने टाइम तो मेरा स्ट्रेस नहीं था, पर एग्ज़ाम के एक वीक पहले से बहुत स्ट्रेस रहता था कि सब बहुत बोलते थे ना कि IISc बेंगलोर कंडक्ट कर रहा है, हार्ड होगा, कभी ऐसा होगा एंड ऐसा होगा। बहुत सारे थॉट्स आते थे कि मेरा टाइम पे, क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज़ में मेरे टाइम कम पड़ जा रहे थे, तो बहुत सारे रहता था, प्रेशर रहता था। पर वही है, सबके शॉर्ट्स, जैसे आपके शॉर्ट्स आते थे, सुप्रीत सर के शॉर्ट्स आते थे, सारे थोड़े बहुत शॉर्ट्स वगैरह और मोटिवेशन वीडियोस देख के थोड़ा मोटिवेशन लाया, एंड स्ट्रेस फ्री गई थी मैं। यही था कि स्ट्रेस फ्री होके जाना। ऐसा सब बोलते हैं कि हार्ड आएगा, इजी आएगा, ऐसा हर साल का पेपर सेम ही आता है, आप जो पढ़े हो वही आएगा, तो ये सब चीज़ों से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और जब आप पेपर के अंदर बैठे 3 घंटे की जर्नी कैसी लगी आपको? मैं तो ये सोच के गई थी कि मैं पहले सारे MCQs कवर कर लूँगी, देन NATs एंड देन MSQs सारे। पर जब मैं पेपर देने गई तो मेरे को स्टार्ट के क्वेश्चंस इजी लगने लगे, MSQs भी, और सारे इजी लगने लगे। तो मेरे को जो जो बहुत इजी लग रहे हैं वो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में पूरे अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद सेकेंड गो में मैं जो मार्क करके रखी हुई थी क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट की, एंड लास्ट में जो MSQs जो मेरे को आते ही नहीं थे तो उसमें मैं दिमाग लगा के जो जो मेरे को लग रहा है वो मैंने कर दिया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? मैंने 61 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 61? तो कितना माइनस मार्किंग हुआ? माइनस मार्किंग सिर्फ 1 हुआ। अच्छा 1 हुआ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तभी 61 अटेम्प्ट 1 नहीं, 0.64 समथिंग, 65 मार्क्स एंड टोटल 64.33 मार्क्स आया। तो तो तुम्हारा मार्क्स कितना है? 64.33। ओके। तो तुमको जब एग्ज़ाम देके निकले तो उस समय आपको लग गया कि मेरा रैंक आ जाएगा? मैं एग्ज़ाम देके निकली तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस थी, बहुत इजी पेपर आया एंड ऑल। एंड जब मैं घर आई तो सारे, पहला सेट था कि सेकंड सेट था? फर्स्ट सेट था। ओके। मैं बहुत खुश थी जब एग्ज़ाम दे के आई थी, तो बहुत इजी पेपर आया मेरा, अच्छा गया। एंड जब मैंने देखा, घर आके एनालिसिस देखा, तो मैंने बहुत जगह सिली मिस्टेक्स करती है, और मेजर मेरे सिली मिस्टेक्स 2 मार्क्स में हुए, तो मेरे को उसका बहुत बुरा लगा। तो वही थे, वो मेरा सिली मिस्टेक्स के कारण और डाउन हो गया मार्क्स थोड़ा सा। नहीं तो अच्छा हो जाता। यस सर।
तो जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट देखा, यस तो उस समय कैसा फील हुआ? सर बहुत पहला था कि मैंने अंडर 500 एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा बुरा लगा था। उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा, सबके मैसेजेस आते गए, सबने विश करना स्टार्ट किया, तो फिर तो बहुत अच्छा लगने लगा उसके बाद। और हम लोगों ने गेट का रिजल्ट आने से पहले पार्टियाँ स्टार्ट कर दी। हाँ सर, आपने तो पहले ही पार्टी दे चुकी थी। हाँ, तो ये रहता है बच्चों, आपको मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत आपने किया हुआ है, तो 101% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आगे क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर क्या मतलब अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? मेरा मेन गोल था पीएसयू जाना, अभी भी मेन गोल है पीएसयू जाना। मैं गेट भी मेरा पहला प्रेफरेंस इसीलिए दे रही थी क्योंकि मुझे पीएसयू ज्वाइन करना है, एंड मैं होप कर रही हूँ मेरे को आईएससी मिल जाए। एंड तो मिलेगा बिल्कुल, आप चिंता मत करिए और बस लगे रहिए। और भी चीज़ें हैं, और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आपको मिलेगी। अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहें, कैसे उस बात को फॉलो करें कि फाइनल ईयर में भी अच्छा रैंक लेके आए? एडवाइस तो सिर्फ यही है कि बस अपना हार्ड वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब अपने साइड से पूरा 100% दो, जितना लगा सकते हो अच्छे से दो। एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, कभी भी डिमोटिवेट मत होना कि नहीं कर सकते, मार्क्स कम आएगा एंड ऑल, क्योंकि हम ही हैं जो टॉप 10 में भी जीसी रायपुर के स्टूडेंट्स आए, बीआईटी दुर्ग के स्टूडेंट्स आए, तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस लगे रहो, करते रहना एंड रिजल्ट ज़रूर आएगा अगर आपने मेहनत की है तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर हमें गेट किस टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉपर मतलब समय क्या होता है गेट का? अगर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, एंड जो लोग सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। सेकेंड ईयर से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इसलिए अच्छा है कि वो लोग साथ साथ कॉलेज सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं साथ साथ उसी टाइम वो लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर थर्ड ईयर के एंड में स्टार्ट करते हैं तो हमारा उतने लेवल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता जितना सेकेंड ईयर वालों का हो जाता है अगर वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आज मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सअप किया कि सर मुझे कोई कोर्स क्रैश कोर्स मिल सकता है क्या? तो मैंने उसको वही एडवाइस किया, भैया क्रैश कोर्स तो मैं दे दूंगा, मैं पैसे भी कमा लूँगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, सिर्फ पैसा तुम्हारा दान में जाएगा। तुम क्या तुमने तैयारी किया है, तुमने भी इसको 2 साल की जर्नी है, तो तुम क्या बोलते हो कि यदि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं नॉर्मल कॉलेज के अंदर में, तो क्या क्रैश कोर्स सूटेबल है उस बच्चे के लिए? क्रैश कोर्स नहीं, गेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए क्रैश कोर्स से क्रैक करना हार्ड है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। नहीं तो नहीं होगा, सीधी सी बात। अभी बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, टॉप 10 मतलब क्या बोलते हैं रिवीजन क्लासेस चल रही, ये सब चीज़ों से नहीं होता है बेटा। बहुत मन शांत करके मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इन लोगों ने भी प्रॉपरली क्लासेस अटेंड किया है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, आपने टीओसी में कितनी कॉपी बना ली थी? टीओसी की मेरे 3 कॉपी है। 3 कॉपी। डेटा स्ट्रक्चर के लिए? डेटा स्ट्रक्चर के लिए 2 कॉपी है। और एल्गोरिथम के लिए भी 1 होगा? हाँ, उसके लिए भी 1 है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए? मैं वाइट पेजेस में रखती हूँ तो इतना मोटा है मेरा, तो मतलब 2 कॉपी के बराबर होगी। ठीक है, देख रहे बच्चों, आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे बहुत शॉर्टकट में चलना चाहते हैं, एकदम बहुत ही जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत ही कम वर्क करके मैं सक्सेस पा जाऊँगा, हो सकता है कुछ बच्चा पा सकता है। जो मान लो बच्चा आईआईटी से पढ़ा हुआ है, एनआईटी से पढ़ा हुआ है, टॉप कॉलेज का है और उसका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, तो हो सकता है उसको मिल जाए 3 महीने 4 महीने में। लेकिन आप नॉर्मल कॉलेज में, 3 टायर कॉलेज में, तो कहीं ना कुछ तो कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तभी वो सारी कमियां दूर होंगी और सही टाइम में आप सक्सेस आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की भी 2 कॉपी आपकी बन गई होगी। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी 2 है। 2 कॉपी है, तो ठीक है, तो मतलब आप समझ जाइए कि पढ़ना तो है। एक रास्ता ये कि मैं कम पढ़ाऊँगा तो तुमको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा पढ़ा दूँगा तो तुमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए कोर्स क्रैश के चक्कर, मतलब जो क्रैश कोर्स वगैरह चलता है, इन सब के चक्कर बिल्कुल मत पड़िए। और कोई ऐसा बोलता है कि 300-400 घंटे में क्लास हो जाएगी और आप टॉप कर जाओगे, तो भी गलत बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है यदि आप नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं तो। हमको लगता है आप कितना, आपने पीआईक्यू सॉल्व किया होगा, पीआईक्यू में कितने आवर्स आपने दिया होगा? सर मैं अगस्त से स्टार्ट करी हूँ, 4 to 5 मंथ्स मैंने कम से कम 300-400 घंटे दिया होगा। यस सर। लगेगा ही लगेगा, बल 3000 क्वेश्चन है, ठीक, आप ऐसे काउंट करें, 3000 क्वेश्चन है, 10 मिनट एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लो। लगता है एक कक्वेश्चन 5 मिनट लगते हैं, कभी 10 मिनट लग जाते हैं, कभी आधे घंटे भी लग जाते हैं बनाने के अंदर, तो टाइम तो लगता है।
तो ऐसी कोई चीज़ जो आप बच्चों को बोलना चाह रहे हैं, मतलब लेकिन मैं क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं है, हाँ, लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल यस सकते सर। हैं। पहली चीज़ कि गेट के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे सेट में ही मतलब PYQ से ही आते हैं क्वेश्चन मोस्टली। एंड एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, जिसमें मैंने मोस्टली लोगों से पूछा तो वो लोग ने पूरा कैलकुलेट किया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड मेरे को बहुत अच्छे से याद था वो क्वेश्चन। एंड वो बहुत पहले आया था, पर तो मेरे को याद था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मैंने डायरेक्ट टिक किया था। तो PYQ से आते ही आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी प्रिपेयर कर लो, जितना भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो, तब भी आप एक मार्क्स के ऊपर नहीं जा पाओगे। आप 55 तक ही जा पाओगे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। उसके ऊपर जाने के लिए आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। वो 3 घंटे आप कैसे दे रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेस्ट सीरीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो आप पढ़े हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप उसको यूटिलाइज करोगे। और हम लोग भी बोलते हैं ना भाई, पहला स्टेप है पूरे वीडियोस देखो, पेशेंस के साथ देखो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। उसके बाद PIQ अच्छे से सॉल्व करो, कम से कम 2 राउंड्स। 3 राउंड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो 2 राउंड तो चाहिए। और उसके बाद आप टेस्ट दो। इन 3 पार्ट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एक अच्छा सक्सेस पाने के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गेट में कौन सा सब्जेक्ट तुमको बहुत अच्छा लगता था? लगता है कि बहुत मज़ा ही आ जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम सुनते ही मज़ा आ जाता है। मैं डिजिटल में कॉन्फिडेंट थी, DBMS में भी कॉन्फिडेंट थी। मैं CN में उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं CN बहुत लास्ट में कंप्लीट की थी, एंड मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था उसमें। अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके बहुत अच्छे से किए थे, जितना हो सकता था मैंने किया था। CN मेरा अच्छा नहीं था। बाकी COA बहुत मज़ा आता था, COE बहुत मज़ा आता था। और कौन सा ऐसा मतलब डरावना तुमको मतलब CN लगा? क्योंकि मैंने लास्ट में किया था उसको, तो प्रॉपर मेरा क्लियर नहीं टाइम नहीं दे पाया ज़्यादा। कोई बात नहीं है। तो मतलब कितना डिफ़िकल्ट आप मानते हो? बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि गेट बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, एक बार हम IIT फेल हो चुके हैं तो दोबारा क्यों फाइट करना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गेट में आप बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हो सिद्धार्थ सर को, पूरा रिकॉर्डिंग लेक्चर सारे आप देख रहे हो, तो वहीं से ही आएंगे क्वेश्चन, सारे वहीं से आएंगे। और PYQs एक बार पूरे सॉल्व कर लो, आपके मार्क्स आने ही आने हैं। 60+ तो आराम से आएंगे अगर आप PYQs पूरे अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। पर अच्छे से सॉल्व करना है ना, उसको एनालिसिस करने के साथ साथ। गेट की ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? सर आप सर मतलब एक मोटिवेशन सर के हार्डवर्क को देख के आता था। एक मोटिवेशन, सर इतने आवर्स क्लास लेते हैं, सुबह से आ जाते हैं, वो बहुत मोटिवेशन रहता था। वो एक अलग, तो हमारा काम ही है, चूँकि हम लोग भी नौकरी छोड़ के बैठे इसी काम को करने के लिए। और अच्छा लगता है, तुम लोगों को देखकर अच्छा लगता है कि तुम लोग भी साथ में लगे रहते हो, रिस्पांस अच्छा करते हो। जब बच्चे भी अच्छा रिस्पांस करते हैं तो और मज़ा आता है, और इन्जॉय करते हैं, इन्जॉय करके पढ़ते हैं। कोई ऐसा बर्थडे लेके पढ़ाई नहीं करते कि बस इसलिए क्लास इसलिए नहीं लेते कि हमको सिलेबस कवर करना है। क्लास हम इसलिए लेते हैं कि हमको लोगों को सिखाना है, और बच्चा सीखेगा तो 101% कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस बार GC के बच्चों ने एक अच्छा कमाल किया है, एकदम बम फोड़ दिया है। और ये मतलब हमको लगता है कि हिस्ट्री की, मतलब GC की हिस्ट्री की मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि टॉप 10 में 6 रैंक है, और 500 के अंदर में भी लोग हैं, और 1000 के अंदर काफ़ी लोग हैं। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट कॉलेज को मिलेगा। और कोडिंग तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल डिफरेंट है। कोडिंग में हमें जो लगता है ना, इससे कि उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, फेल पास का कोई वो नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे उस तरफ चले तो जाते हैं कि कोडिंग करूँगा, लेकिन वो कोडिंग प्रॉपर्ली करते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फेल पास का डर नहीं होता है। गेट से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ पर फेल पास का डर होता है। तो क्या डर की वजह से नहीं करना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं GC रायपुर की ही बात करूं, कि अगर जो कंसिस्टेंटली अपना हार्डवर्क लगा रहे हैं कोडिंग में, मेरा एक फ्रेंड है जो US बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है, एक और फ्रेंड है जो फिज़िक्स वाला में इंटर्नशिप कर रहा है, एक और फ्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न कर चुकी है। तो मतलब कोडिंग से भी नहीं डरना है, ना ही गेट से डरना है। अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप ईमानदारी से करिए। हाँ, जो भी कर रहे हो अपना हार्डवर्क लगाओ। जिसमें भी आप अपना हार्डवर्क अच्छे से लगा रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको किधर जाना है। ठीक है।
और बहुत बढ़िया। और गेट तो और भी आपको सक्सेस दे देता है, क्योंकि आप एक आईटी में पहुंच जाते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जब आप जीसी, जैसे तुम बता रहे हो तुम्हारा दोस्त जीसी में रह के यूएस से इंटर्नशिप कर रहा है, तो आईटी पहुंच के फिर आप पता नहीं क्या करने वाले हैं। यदि आपकी कोडिंग वगैरह अच्छी है तो चूँकि प्लेटफॉर्म है वो, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है और वहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी कंपनियाँ मिल जाती है। वहाँ पे जैसे अभी आपके जीसी में कौन कौन सी कंपनी आती होंगी? नहीं सर, अभी का प्लेसमेंट तो और डाउन सभी जगह पे डाउन चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही पहले नहीं भी है। पहले भी मैं याद करूँ तो टीसीएस, कैपजेमिनी, इसी टाइप की कंपनी आती थी, ठीक है। तो लेकिन आईटी पहुंचने के बाद आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलेंगी, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बड़ा शो कर सकते हैं अपने लिए आप। बड़ा शो करने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, जिसका नाम आप सपना में देखते थे भैया हमको यहाँ काम करना है, वो कंपनी आपको लेने के लिए आएंगी। बस आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, अपना स्किल बढ़ाना है और आप उसको आसानी से पा जाओगे। उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और भी है मुझे जो लगता है कि गेट निकालने के बाद, आईटी जाने के बाद आपको आगे बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपका नाम सुन के और आपके कॉलेज का नाम सुन के ही लोग बस ठीक है भाई बहुत है जरा, ठीक है। लेकिन आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए, भले आप कितनी भी कोडिंग किए हैं, तो बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। ये प्रूफ करने के लिए फिर आपको एक अच्छा कंपनी चाहिए स्टार्टिंग में, कि आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको फिर कम प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। तो प्रीवियस कंपनी भी आपका बहुत मैटर करती है, या फिर आपका कॉलेज बहुत मैटर करता है। तो दोनों में से कुछ होना ज़रूरी है, तब आपकी जर्नी ईजी हो सकती है। तो आयुष से बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, और तुमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। फ्यूचर में भी अपने जूनियर्स, जो कि आप लोग टॉपर सब बन गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप जूनियर्स को प्रॉपर्ली गाइड करिए और सही ढंग से गाइड करिए कि कैसे ये लोग सही टाइम में। और हमको भी खुशी होती है, आपको भी खुशी मिलेगी जब आपके जूनियर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आया तो आपके एलुमनीज कितने मतलब खुश हो गए कि सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। सब लोग जानते नहीं, उसके बाद भी सब बधाई दे रहे हैं कि अपनी कोचिंग से इतना अच्छा रिजल्ट आया। सब मोटिवेट हो गए, मतलब सब में एक करंट सा दौड़ गया है, ठीक है। वैसे आपके भी जूनियर जब सक्सेस होंगे तो आप में भी ऐसा फील होगा यार शानदार है ये तो लाइफ में, यही तो करना है। हमसे भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए हमारे जूनियर्स का। तो ऑल द बेस्ट आपको, कि आप जो चाह रहे हैं जीवन में आपको मिले। और बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। बाय बाय।